तो बच्चों आज का प्रश्न है असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2022 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है 6 नंबरों का है। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था और इसके 3 कारण जो हैं, हम 3 से ज़्यादा कारण को बताएंगे, जिसमें से आपको जो उचित लगेगा आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। तो अंग्रेजी हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज़ किया। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको ये बताया गया कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और इसके तहत सरकारी स्कूलों कॉलेजों से विद्यार्थियों ने जाना छोड़ दिया और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और मजदूर जो थे वह कंपनियों से हड़ताल पर चले गए थे। आगे है कि ये हड़ताल यानी कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो कैसे बंद हो गया। तो एक कांड हुआ चौरी चौरा कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था। तो फरवरी 1922 में किसानों के एक ग्रुप ने गोरखपुर के ज़िले चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। इस कांड में कई पुलिसकर्मी वालों की जान चली गई। माना जाता है कि लगभग इसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, जलकर राख हो गए थे। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब ये था कि अगर महात्मा गांधी इस आंदोलन को नहीं रोकते तो उस भीड़ में जो भी गरीब और निहत्थे और एक तरह से भीड़ का हिस्सा थे, निर्दोष थे, उनको भी जेल में डाल दिया जाता। इस कारण से महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में इस आंदोलन को रोकने का फैसला किया। अब देखते हैं कि यह आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कारण, इस आंदोलन के कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो पहला है जलियांवाला बाग हादसा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार हर भारतीय में रोष और आग से भर देने वाली घटना थी, जो ब्रिटिश सरकार में सबसे कम विश्वास था। इस नरसंहार में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 घायल हो गए। निहत्थे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया। तो यह तो आंकड़ा एक सरकारी आंकड़ा था, परंतु जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाले बाग में एक मेला लगा हुआ था, जिसमें चारों तरफ से बाउंड्री से घिरे हुए इस मैदान में एक ही रास्ता था और डायर ने अपने सैनिकों के साथ जा कर के और अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इससे जो है भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और वे आंदोलन करने की सोचने लगे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। तो भारतीयों ने सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो अंग्रेज़ हमें दया के रूप में हमें आज़ादी दे देंगे, परंतु ऐसा नहीं था। तो देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में कैसी घटनाएं घटी। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन के लिए टोकन के रूप में, यानी कि उस युद्ध के लड़ने के बजाय ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता के रूप में स्थान वापस कर सकते हैं। यानी उन्होंने माना कि यदि हम अंग्रेज़ों की तरफ लड़ते हैं तो अंग्रेज़ हमें
टोकन के रूप में या फिर उपहार स्वरूप हमें हमारी आज़ादी वापस दे देंगे। और इस युद्ध में लगभग 74,000 सैनिकों की बलि दी गई। अब बदले में अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को कुछ भी नहीं दिया, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन होना तो अनिवार्य हो गया था। आगे कारण है तीसरा कारण, किफ़ायती मुद्दे। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद पूरे विश्व में लगभग जो है सभी मुद्राओं का अवमूल्यन होना शुरू हुआ। सभी कंपनियां घाटे में जाने लगी। तो देखते हैं कि इस कारण से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ा, इसके बारे में किफ़ायती मुद्दे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे भारत में कई आर्थिक मुद्दे थे। हर उत्पाद की कीमत बढ़ रही थी। दूसरी तरफ किसानों को अपनी कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराज़गी ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पर किफ़ायती मुद्दे जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के है। आते हैं नंबर 4 पर, रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसमें उस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक एक्ट को पारित किया गया, जिसमें सभी जो है अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी भी क्रांतिकारी को असहयोग आंदोलन या फिर किसी अन्य आंदोलन से बचाना है तो हमें रोलेक्ट एक्ट को पारित कर देना चाहिए, जिससे कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हम जेलों में डाल सकें। तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। तो इसलिए इसे हम काला कानून भी कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आते हैं कारण नंबर 5 पर, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है यह खास तौर पर भारत में रह रहे मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था। इसका रीज़न ये था कि टर्की के जो सुल्तान थे, भारतीय भी उनको अपना खलीफा मानते थे। जब अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किए तो भारतीय मुसलमान भी आक्रोश में आ गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ गांधी जी से आ मिले। तो खिलाफत आंदोलन भी उनमें से एक कारण बनता है। उस समय मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख टर्की का सुल्तान माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की को अंग्रेज़ों ने हराया तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक नई समिति का गठन किया गया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का कार्य किया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के नेता सहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो यह भी 5वां कारण बनता है